मैं समझता हूँ कि बेहद ही चिंताजनक है और भाजपा सरकार, मोदी सरकार सिर्फ अपनी सेल्फ प्रेज में बिजी है और देश की सुरक्षा की तरफ मुझे नहीं लगता इनका कोई ध्यान जा रहा है। के दावे और वादे ये दोनों ही जुमलेबाजी है, ना इनके दावों में कोई दम है ना इनके वादों में कोई दम है। तीसरे दिन बोल देते हैं हमने ये क्लीन कर दिया है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे साफ है, अब यहाँ पे मिलिटेंट्स की वारदात खत्म हो चुकी है, मिलिटेंट पूरे खत्म कर दिए गए हैं। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं जब मिलिटेंट खत्म कर दिए और हमने ऐसी सुरक्षा सीमाओं पर कर दी है कि अब वहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई घुस नहीं सकता, घुसपैठिया आ नहीं सकता इस तरफ। फिर ये आज वो फेयर एंड जस्ट की जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं हो रही है। आज ये हो रही है जो बीजेपी में है उसके लिए क्या कानून है और जो अपोजिशन में है उसके लिए क्या कानून है। दो तरह के कानून के प्रधानमंत्री, दुनिया की दूसरी सशक्त सेना, उसके पास सैटेलाइट फोन नहीं था। प्रधानमंत्री के कहीं भी जाएं सैटेलाइट फोन होगा उनके पास, वो किसी ढाबे से फोन करेंगे, मतलब कोई बात मेल नहीं खाती है। खैर, लेकिन चलो इस वक्त झूठ की सरकार चल रही है, कुछ भी कह सकते हैं। लैंड माफिया वो यहाँ आ चुका है, बाहर से ये जो ठेकेदार का माफिया है, हमारे ए क्लास कंट्रैक्टर आज इन्होंने सब कंट्रैक्टर बना के रख दिए हैं। वहाँ पे कंडीशन ऐसी लगा दी जाती है कि वो क्वालिफाई ना कर सके, बाहर वाले के हिसाब से टेलर मेड वो निकाले जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ताकि हमारा लोकल जो ए क्लास कंट्रैक्टर भी है वो भी क्वालिफाई ना कर सके। ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आज हम भी सोचते थे शायद पता नहीं कौन सा राम राज्य लाएंगे, अगर इसको राम राज्य कहते हैं तो फिर भगवान करे कि दोबारा यहाँ ऐसा राम राज्य ना। मुझे तो लगता है ये राम राज्य के नाम पे हमको देश के साथ साथ वो रब भी देख रहा है, इसका हिसाब होगा, आप देखेंगे बराबर होगा। और जब उसकी चक्की पीसेगी, बड़ा बारीक पीसेगी और उसकी लाठी बड़ी बेआवाज होगी, आने वाले दिनों में इनको पता। आतंकवादी घटनाएं इस समय जम्मू कश्मीर के हर इलाके में हो रही हैं। अगर हम बात करें कि जम्मू सूबे की, तो जम्मू सूबे में इस समय पुंछ और राजौरी ये एक हॉट बेड बन चुका है। यहाँ पर लगातार जो है आतंकवादी घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। बीच में जिस तरह से G20 भी इसी महीने स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर भी लगातार देखा जा रहा है कि आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। इसको लेकर जो पॉलिटिकल एक तरह से सिचुएशन बनी हुई है पूरे भारत में, इसको लेकर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर तरनजीत सिंह टोनी जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब के जो मौजूदा हालात हैं इस समय जम्मू कश्मीर के, अगर मैं खास करके बात करूं जम्मू के, तो क्या आप इस बारे में पूरा देखते हैं कि जिस तरह से ये घटनाक्रम चल रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया अरुण जी। मैं समझता हूँ कि देखें चुनाव आने वाले हैं और ये हर वक्त ऐसी टाइमिंग हो जाती है कि अभी हाल ही में रजौरी पुंछ तो आपने खुद ही कहा कि एक हॉट बेड बन चुका है मिलिटेंट्स के लिए, एक इजी सॉफ्ट टारगेट जिसको वो स्ट्राइक जब भी चाहें एट देयर विल एंड चॉइस वो स्ट्राइक कर रहे हैं। और जब छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हुए, वहाँ पे सिविलियंस मारे गए, तो मैं समझता हूँ जब हम वहाँ गए तो उसके बाद होम मिनिस्टर यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि अब इसको क्लीन कर दिया जाएगा इस एरिया को, अब इसके बाद ऐसी कोई घटना हम देखेंगे कि नहीं होगी। बड़े बड़े टॉल क्लेम किए, उसके बाद 5 फौजी मारे गए, उसको कवर अप करने की कोशिश करी कि जी आग लग गई है, ये हो गया वो हो गया। 2 दिन तक वही 24 घंटे तो वही लाइन चलाते रहे, लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। तो बात आ गई कि उनकी शहादत को भी तो किसी सिरे लगने दो। अगर वो देश के लिए शहीद हुए हैं तो आज की मौजूदा सरकार उस शहादत को छुपाने की बात कर रही थी, अंडर द कवर ऑफ के फायर इंसिडेंट हो गया है। फिर उसके बाद अभी फिर रिसेंट आपने देखा कि फिर एक वारदात होगी, उसमें भी हमारे भारतीय सैनिक मारे गए। मैं समझता हूँ ये बेहद अफसोसजनक है। जहाँ हम अपने उन वीर योद्धाओं की वीर गति पे उनको नमन करते हैं, उनको अपना दिल की गहराइयों से नतमस्तक हैं उनकी शहादत के आगे, वहाँ उनके एक एक कतरा जो लहू का गिरा है, मैं समझता हूँ ये पुकार पुकार के कहता है कि वो हमारी सुरक्षा में खड़े हैं, फिर उनकी सुरक्षा में कौन खड़ा होगा। ये तो देखना है ना, वो तो बॉर्डर पे लड़ने के लिए गए कि पार से कोई इधर ना आ सके, पार से पाकिस्तान से कोई। तो आज इसका मतलब इन्फिल्ट्रेशन जो है वो नहीं रुक रही है,
भारतीय सरकार का जो ये कहना कि इन्फिल्ट्रेशन हमने बिल्कुल रोक दी है, हमने मिलिटेंट्स की वारदात जो है बिल्कुल हो नहीं रही है, बाहर जाके ये कहते हैं वहाँ पे चिड़िया परिंदा पर नहीं मार सकता, तो ये क्या है? लेकिन राजौरी और पुंछ के लिए ये भी दावा किया गया था सरकार की तरफ से कि इसे बहुत समय पहले ही टेररिज्म फ्री घोषित कर दिया गया था, कि अब यहाँ पर इस तरह की कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं बचे हैं जो यहाँ पर आतंकवाद को फैला सकें। लेकिन अचानक से 2021 से ये घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं और अभी तक 26 आर्मी के जवान और 35 से ज़्यादा सिविलियन मारे जा चुके हैं। सरकार की इस तरह की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैंने तभी कहा कि वो कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, बिल्कुल क्लीन डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिए गए। अब आप इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँ कि आपने खुद ही गिनती करी है, आज की डेट में ये सच बोलना भी जो है सरकार को नागवार गुजरता है। ये समझते हैं कि बस झूठी तारीफ इनके कानों में घुलती रहे, देश किसी दिशा में चला जाए इनको कोई परवाह नहीं है। ये आज देखो हम समझते हैं कि इसमें अमित शाह जी का यहाँ पर आना और यहाँ पर बैठ के इस जगह की समीक्षा करना और एजेंसियों को पुल अप करना उनका फ़र्ज़ बनता है। सत्ता उनके हाथ में है, उनके हाथ में है, उनको यहाँ आना चाहिए, बैठना चाहिए। ये एक दिन का दौरा नहीं, 2-3 दिन बैठे यहाँ पर, ताकि एजेंसी इसको भी ये हो, उनको एक रूटीन हो गया कि अमित शाह जी आते हैं, एक दौरा होता है, एक कैमरे के लिए एक फ़ोटो की मीटिंग होती है, उसके बाद नथिंग कम्स आउट, उसके बाद फिर वो एट देयर विल स्ट्राइक करते हैं। आप देखो जो हमारे बच्चे वहाँ पिछले दिनों उन्होंने मारे, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे, चाहे वो पीएम पैकेज के बच्चे थे, एट देयर विल जैसे सिटिंग डक्स को मारते हैं ऐसे मार रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि बेहद ही चिंताजनक है और भाजपा सरकार, मोदी सरकार सिर्फ अपनी सेल्फ प्रेज में बिजी है और देश की सुरक्षा की तरफ मुझे नहीं लगता इनका कोई ध्यान जा रहा है पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी के उन दावों को आप कैसे कहेंगे कि जिन दावों में ये कहा था कि अगर हम कंपेयर करें पहले समय में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं जम्मू और कश्मीर दोनों जगह हुआ करती थी उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आई है, लेकिन जिस तरह से अभी घटनाक्रम चल रहे हैं और लगातार इस तरह के आतंकवादी कोई ना कोई घटना को अंजाम देते हैं और काफ़ी नुकसान भी जो है हमारी आर्मी को और दूसरी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को हो रहा है, ऐसे उनके दावों में आपको क्या लगता है कितना कॉन्ट्राडिक्शन जो है और कितना सही आपको लगता है कि कमी आई है या सबको लग रहा है बढ़ रहा है? देखें, बीजेपी के दावे और वादे ये दोनों ही जुमलेबाजी है। ना इनके दावों में कोई दम है, ना इनके वादों में कोई दम है। वादे भी झूठे, दावे भी झूठे। तो ये वो सरकार आ गई है हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ों से बदतर है, जो अपने लोगों पे जुल्म करने पे राज़ी है, उसका परिहास लेके मौज मस्तियाँ करते हैं, इनके लीडर बैठते हैं। और पहले भी तो मरते थे लोग, मतलब कोई इनको वो वैसी फ़िक्रमंदी की बात देखें तो इनके चेहरों पे शिकन तक नहीं है कि इतने लोग शहीद हो गए। अभी पुलवामा गया तो उसकी इंक्वायरी लोगों के सामने नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी क्या लैप्स हो गया कोई सामने नहीं आ रहा। तीसरे दिन बोल देते हैं हमने ये क्लीन कर दिया है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे साफ है, अब यहाँ पे मिलिटेंट्स की वारदात खत्म हो चुकी है, मिलिटेंट पूरे खत्म कर दिए गए हैं। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं जब मिलिटेंट खत्म कर दिए हैं और हमने ऐसी सुरक्षा सीमाओं पर कर दी है कि अब वहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई घुस नहीं सकता, घुसपैठिया आ नहीं सकता इस तरफ। फिर ये कहाँ से आ रहे हैं जनाब? तो पुलवामा को लेकर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने भी एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके पास भी इस तरह की बात आई थी कि सीआरपीएफ की कॉन्वॉय को शिफ्ट करने के लिए वहाँ से एक जो है उनको एयर लिफ्ट करना चाहिए, लेकिन वो बात जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी कही है कि ये चूक हुई है कि हमें उनको एयर लिफ्ट नहीं किया है, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि मेरी बात को सुना नहीं गया, इतना बड़ा यहाँ पे ये घटना हो कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वो उस वक्त शूटिंग में बिजी थे प्राइम मिनिस्टर जिम कॉर्बेट में, तो वहाँ से जब वो बाहर निकले हैं, शूटिंग जब पूरी ख़त्म हुई उसके बाद जो बाहर निकले हैं तो वो फिर उन्होंने कहा कि मुझसे फ़ोन पे बात होती है तो उन्होंने कहा कि जी भाई वो भी कहीं वो कह रहे हैं किसी ढाबे से फ़ोन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, दुनिया की दूसरी सशक्त सेना, उसके बाद सैटेलाइट फ़ोन नहीं था। प्रधानमंत्री के कहीं भी जाएं सैटेलाइट फ़ोन होगा उनके पास, वो किसी ढाबे से फ़ोन करेंगे, मतलब कोई बात मेल नहीं खाती है। खैर, लेकिन चलो इस वक्त झूठ की सरकार चल रही है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने कहा उनको, वो कहते हैं मुझे कहा गया कि वो मैंने ढाबे से फ़ोन कर रहा हूँ, तो वो फ़ोन करके बताया कि जी
उन्होंने कहा कि हमसे सुरक्षा में चूक हुई है कि वो एयरलिफ्ट के लिए हमसे 5 जहाज़ मांग रहे थे और जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो जहाज़ नहीं दिए, ना ही होम मिनिस्ट्री ने दिए। तो उसी के चलते जब इतनी बड़ी कॉन्वॉय जो है कभी शिफ्ट नहीं की जाती है बाय रोड, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये हुआ है और हमसे ये चूक हुई है। तो उन्होंने कहा, मुझे प्रधानमंत्री ने कहा चुप करने को सलाह दिया, अभी आप चुप रहें, इस पे हम आपको जल्दी बताएंगे कैसे लाइन लेनी है। इस तरह की स्टेटमेंट्स और ऐसी स्थिति को आप कैसे देखते हैं, जबकि भाजपा के ही वो गवर्नर बनाए हुए थे, उन्होंने ही यहाँ चुनकर उनको भेजा था, लेकिन ऐसी घटनाएं होना, तो क्या लगता है कि किसी न किसी जो पॉलिसी मेकिंग है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसमें कोई अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है, जहाँ सीरियस नहीं है सरकार, केंद्र सरकार जो है? लगता तो यही है कि सीरियस नहीं है, ये सियासी रोटियां सेक रहे हैं और बाहर से पूरी तरह, चाहे वो माइनिंग माफिया ले लें, चाहे वो लिकर माफिया ले लें। आपको खुशी होगी जानकर के जिस दिन पिछले दिनों कौन सी अष्टमी थी, कृष्ण अष्टमी थी शायद, या कौन सी वो थी मुझे भूल रहा है, तो उस दिन नहीं, परशुराम जयंती थी। परशुराम जयंती के दिन इन्होंने जनाब कोई 56 दुकानें और खोल दी। तो वो अब ये कहने में, ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की जो लीडरशिप है वो उनके साथ हैंड एंड ग्लोव है। तभी तो देखो, उनके बिना मांगे किसी लीडर ने थोड़ी बोला कि इस मंदिरों के शहर को आप शराब के ठेकों का शहर बना दें। उनको संरक्षण मिल रहा है। बाहर से जो लैंड माफिया वो यहाँ आ चुका है, बाहर से ये जो ठेकेदार का माफिया है, हमारे ए क्लास कंट्रैक्टर आज इन्होंने सब कंट्रैक्टर बना के रख दिए हैं। वहाँ पे कंडीशन ऐसी लगा दी जाती है कि वो क्वालिफाई ना कर सके, बाहर वाले के हिसाब से टेलर मेड वो निकाले जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ताकि हमारा लोकल जो ए क्लास कंट्रैक्टर भी है वो भी क्वालिफाई ना कर सके। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेके फिर उन्हीं को सबलेट करके फिर यहाँ से चला जाता है। तो ये सोचें ये कितना बड़ा नेक्सस है, और आज की मौजूदा सरकार उनको पूरा संरक्षण दिए हुए हैं। और जितने IAS IPS ऑफिसर्स हैं वो सारे आज, मुझे नहीं लगता कोई अपनी ड्यूटी उस लेवल पे कर रहा है कि वो सारे सरेंडर किए बैठे हैं सरकार को। कहीं ना कहीं पूरी तानाशाही डिक्टेटरशिप चल रही है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरी घुटने टेक चुकी है बिल्कुल जाके दरबारों के आगे के। बिल्कुल आज वो फेयर एंड जस्ट की जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं हो रही है। आज ये हो रही है जो बीजेपी में है उसके लिए क्या कानून है और जो अपोजिशन में है उसके लिए क्या कानून है। 2 तरह के कानून चल रहे हैं। अगर आप देखें कोर्ट से ऑर्डर निकल रहे हैं भाई डेमोलिशन होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक और नया ऑर्डर आ रहा है। सो ये आप देखो, किसी गरीब की झोंपड़ी गिराने के लिए पंजा जा रहा है, पीला पंजा, लेकिन इनके मंत्रियों की जो बड़ी बड़ी कोठियां गलत जगह पे बनी है वहाँ नहीं जा रहा। तो इसको लेकर हालांकि करप्शन की भी बात सत्यपाल मलिक जी ने उठाई थी, उन्होंने को छू रही है करप्शन यहाँ पर जनाब, 7वें आसमान को। तो इसी को पॉइंट आउट भी किया था फॉर्मर गवर्नर ने। उन्होंने कहा था कि 2 फाइलों को क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की ऑफर आई थी। उस पर भी जब उन्होंने बातचीत की तो कोई ज़्यादा सीरियसनेस जो है केंद्र ने बताया नहीं, और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है कि करप्शन से ज़्यादा कोई नफरत नहीं है। एक ये, और दूसरा जिन फाइलों का उन्होंने जिक्र किया, तो जो उनके यहाँ पर उसको आगे लीड कर रहे थे कुछ मंत्री और संतरी थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मत कीजिए, हम तो करवा बड़ा अधिकारी जी, उन्होंने कहा करवा लेंगे। और इवन एक महबूब मुफ्ती के टाइम के जो वित्त मंत्री थे हसीब द्राबू जी, उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करते हैं तो ये तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी, इंश्योरेंस वाला इशू है वो तो हम करवा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि करप्शन जैसी स्थिति, जो कि अभी सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल फॉर्मर गवर्नर ने बताई है, और जब आज ये यूटी में बदल चुका है, तो किस तरह के हालात आपको लग रहे हैं? बद से बदतर हो चुके हैं। इतना जुल्म शायद अंग्रेज़ों ने नहीं किया होगा जितना आज ये काले अंग्रेज़ कर रहे हैं हमारे पे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आज हम भी सोचते थे शायद पता नहीं कौन सा राम राज्य लाएंगे। अगर इसको राम राज्य कहते हैं तो फिर भगवान करे कि दोबारा यहाँ ऐसा राम राज्य ना। मुझे तो लगता है ये राम राज्य के नाम पे हमको गाली दे रहे हैं। ऐसा राम राज्य थोड़ी कामना की थी किसी ने। ये राम राज्य है जनाब, चोरी और सीना चोरी, ओपन शरेआम लूट है, शरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और जो बीजेपी में है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है जनाब, कोई एक्शन नहीं है। अब देखो हमारी बेटियां जिनको गोल्डन गर्ल्स कहते हैं हम, जो पहलवान बन के वहाँ से बाहर से मेडल लेके आई। आज ब्रिजभूषण जो मेंबर पार्लियामेंट है, बाहुबली है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अतीक अहमद वो भी उसी तरह का बाहुबली था, उसको गोली मार दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि 2 कानून है ना। फिर आज वो बच्चियाँ कह रही हैं हमारे साथ जाती हुई है। कौन बेटी है बाहर आके ऐसे कहती है जनाब, अपनी इज्जत पे खेलती है।
लेकिन अगर हमारी बेटियां रो रही हैं और देश देख रहा है, लेकिन देश के साथ साथ वो रब भी देख रहा है, इसका हिसाब होगा, आप देखेंगे बराबर होगा। और जब उसकी चक्की पीसेगी, बड़ा बारीक पीसेगी और उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ होगी, आने वाले दिनों में इनको पता चलेगा। अब बीजेपी कहती है कि पाकिस्तान से हम तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवाद को स्पॉन्सर करना बंद नहीं करता है और यहाँ पर आतंकवादी नहीं भेजना बंद करता है, या उनको किसी तरह का भी वहाँ पर जो शेल्टर देता है उसको ये चीज़ बंद ना करे। लेकिन उसके बावजूद भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की गोवा में जो है एक मीटिंग होती है और उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आते हैं, और जब वो आते हैं एक तो इनको निमंत्रण भी मिल जाता है और उसके बाद उनका जो विवादित बयान आता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब G20 जो कि श्रीनगर में होने जा रहा है 22 और 24 को, उनसे पूछा जाता है कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, तो उसके ऊपर जो उन्होंने कहा कि G20 श्रीनगर में करवाने से साफ पता चलता है कि भारत अपनी एरोगेंस दिखा रहा है, अपना घमंड दिखा रहा है, लेकिन वक्त आने पर अब इससे भी बड़ा जवाब दिया जाएगा। जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो किसी भारत जैसे देश के लिए किस तरह की एम्बेरसमेंट है? बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। पहले तो मुझे बताएं, अगर आपने बातचीत नहीं करनी तो बुलाया क्यों उसको? बुलाया किस लिए यहाँ पर? और बाकी ऐसी गीदड़ बबकियों से हिंदुस्तान नहीं डरता है ना। हम समझते हैं इनको ज़्यादा हम इस बात से कि उनके कहने के ऊपर हमारी राजनीति नहीं चलेगी। मैं इस बात का सख्ती से खंडन करता हूँ और मैं भारतीय सरकार के साथ खड़ा हूँ इस मसले में, क्योंकि जहाँ देश की बात आएगी वहाँ हम सब इकट्ठे हैं, वहाँ हमारा आपसी कोई झगड़ा नहीं, कोई मतभेद नहीं है। और साथ ही साथ वो हम कश्मीर में रखें, कहीं भी रखें। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपको जम्मू के 25 विधायक भूल गए? आपने जम्मू में नहीं रखी एक G20? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जम्मू को आप किस बात की सजा दे रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान का डंडा हमेशा उठाए रखा है, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते रहे हैं, इसलिए आपने जम्मू में रखी नहीं वो मीटिंग? ये एक शर्मनाक बात है। बीजेपी के जितने लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि आप G20 की मीटिंग नहीं रखवा सके, आप क्या बात करोगे हमारे जम्मू की? आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर आप सच्चे डोगरे हैं तो आपको डोगरों की आन बान और शान के लिए ये मीटिंग यहाँ भी रखनी जरूरी थी। आज तो फिर ये साबित कर दिया कि अल्टीमेटली वो कश्मीर से हुकूमत चलेगी। मतलब यही साबित कर रही है भारतीय मोदी सरकार इस वक्त कि कश्मीर से चलेगी यहाँ राजनीति। तो क्या लगता है जिस तरह से अभी आप कश्मीर की बात को उठा रहे हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने के हालात नज़र आ रहे हैं, आपको आसार नज़र आ रहे हैं? देखें, बीजेपी बुरी तरह डरी हुई है। उनको ये जो जन विरोधी नीतियां हैं उनकी, वो पूरी तरह डरी हुई है, सहमी हुई है, वो शर्मा रही है इस वक्त इलेक्शन में जाने के। उनको नतीजा पता है उनका क्या होने वाला है, वो बुरी तरह से हारेंगे। और तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद विधानसभा के चुनाव अभी टल जाएंगे तो उससे पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। हाँ। तो मैं उसी से अब थोड़ा सा आपकी पार्टी की तरफ से हम बात करें कि इस तरह की जो जम्मू कश्मीर में गतिविधियां हैं आपकी, तो क्या लग रहा है कि लोकसभा के, अगर विधानसभा के चुनाव नहीं होते हैं जिसके कि आसार बड़े ही कम नज़र आ रहे हैं, तो अगले साल अब जो है लोकसभा के चुनाव है, तो उसके लिए आपकी आम आदमी पार्टी की तैयारी किस तरह से, क्या वो कंटेस्ट करने जा रही है? बिल्कुल, तो हम हर चुनाव लड़ेंगे, पंचायत का हो, कॉरपोरेशन का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हम हर चुनाव को लड़ेंगे। और हमारी पार्टी के पूरी रियासत में सारे ब्लॉक बन चुके हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट पे हमारी संस्था बन चुकी है, हर जगह बन चुकी है। तो जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी को एक तरह से आप बहुत ही आगे से लीड कर रहे हैं, तो क्या अगर लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो रणजीत सिंह टोनी जो हैं वो भी कंटेस्ट करेंगे लोकसभा चुनाव में? पार्टी ड्यूटी लगाएगी तो हम शर्माने वाले नहीं हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर पार्टी हमें जिम्मेदारी सौंपेगी तो हम ज़रूर लड़ेंगे। देखें, कहते अंजाम उसके हाथ है, तू आगाज़ करके देख, तू भीगे हुए परों से परवाज करके देख। ये फैसला उसके हाथ का है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश होगी और भरपूर कोशिश होगी। काम करना हम जानते हैं। आप जाए, मेरा एक चैलेंज है, पूरी रियासत के डीडीसी जितने हैं, सारे डीडीसी से अगर ज़्यादा काम टोनी सिंह का ना निकले तो इस्तीफ़ा दे दूंगा जनाब, सियासत से ही पूरी से। आप इस पोस्ट से जोड़े, पूरी सियासत से इस्तीफ़ा दे दूंगा। हम नंबर 1 पे खड़े हैं, काम किया है। और ये बात हमारे मौजूदा मनोज सिन्हा साहब ने करी थी चक्रोई फार्म में, तो उन्होंने उस दिन स्टेज से कहा कि यहाँ के जो हमारे डीडीसी हैं बड़े प्रगतिशील व्यक्ति हैं, हमें प्यार भी बहुत करते हैं, हम भी नीतियों का विरोध करते हैं, किसी शख्सियत का नहीं। तो उन्होंने भी इस बात को कहा जब उन्होंने मेरे इलाके में तरक्की के कामकाज देखे, और मेरी रिप्रेजेंटेशन जो है बड़ी हर
डिपार्टमेंट में हम पहल करके पहुंचते हैं, अपना हक लेना जानते हैं। तो कोई क्षेत्र की बात है, ये सिर्फ ये एक माइंडसेट की बात है कि जी बहुत बड़ा क्षेत्र है, कुछ ऐसी बात नहीं है। पार्टी ड्यूटी लगाएगी तो जनाब ज़रूर लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इनके अभी काम है एज ए डीडीसी, ये सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूंसी से हैं और वहाँ पर जिस तरह के डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं, और अगर आने वाले समय में, इनका कहना है कि अगर आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में पार्टी इनको आगे कैंडिडेट बनाती है तो ज़रूर ये कंटेस्ट करेंगे और पूरी संभव कोशिश करेंगे कि जीत के दिखाएंगे।